दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉक थेरेपी क्या है। तो जब सोवियत संघ का पतन हुआ उसके बाद रूस, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल बनाया गया जिसे शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता आघात पहुंचाकर उपचार करना। सबसे पहले विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इस मॉडल को अपनाया गया था और इसका संबंध रूस से है। अब देखो शॉक थेरेपी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर शॉक थेरेपी का मतलब कट्टरपंथी आर्थिक सुधारों के एक सेट से है, जिसका मेन उद्देश्य तेजी से आर्थिक स्थितिकरण, उदारीकरण, निजीकरण और अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोलना है। शॉक थेरेपी की शुरुआत बोलिविया में हुई थी और फिर इसे अलग अलग सफलता के साथ पोलैंड और रूस में भी लागू किया गया। शॉक थेरेपी का ये विश्वास है कि किसी देश के आर्थिक नीतियों में अचानक और महत्वपूर्ण परिवर्तन राज्य द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है। शॉक थेरेपी का उपयोग जीवन की स्थितियों में सुधार, आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार दरों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं कि उत्तर साम्यवादी शासन में शॉक थेरेपी का क्या सीन था। साम्यवाद के पतन के साथ ही ज्यादातर पुराने साम्यवादी देशों में सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण की एक अप्रिय प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तब उत्तर साम्यवादी शासन में शॉक थेरेपी के एक भाग के रूप में रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में एक संक्रमण काल सामने आया, जिसे विश्व बैंक और IMF ने आकर्षित किया। अब बात करते हैं शॉक थेरेपी की विशेषताओं के बारे में। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह से बदलाव हुआ। दूसरी विशेषता है सार्वजनिक स्वामित्व के विपरीत निजी स्वामित्व के प्रमुख कारक के रूप में उभरा। तीसरी विशेषता उत्तर साम्यवादी शासन में शॉक थेरेपी के तुरंत प्रभाव से राज्य की संपत्तियों का निजीकरण हो गया और कॉर्पोरेट स्वामित्व पैटर्न सामने आ गए। चौथी विशेषता कृषि में निजी फर्मों और पूंजीवाद ने सामूहिक फर्मों का स्थान ले लिया। पांचवी विशेषता मुक्त व्यापार की ओर पूरी तरह से बदलाव हुआ। छठी विशेषता मुक्त व्यापार व्यवस्था और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परिवर्तन के मुख्य इंजन होंगे। सातवीं विशेषता सोवियत ब्लॉक देशों के बीच मौजूदा व्यापार गठबंधनों को खत्म कर दिया गया। आठवीं विशेषता विनिमय, विदेशी निवेश के प्रति खुलापन और मुद्रा परिवर्तन नियता उत्तर साम्यवादी शासन में शॉक थेरेपी के प्रमुख तत्व बनकर उभरे। नवी विशेषता राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अलावा किसी भी तीसरे विकल्प को बंद कर दिया गया। और 10वीं विशेषता है पश्चिम से सीधा संपर्क स्थापित हुआ और दो सहभागी राष्ट्रों के बीच संपर्क टूट गया, जो उत्तर साम्यवादी शासन में शॉक थेरेपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। अब बात करते हैं शॉक थेरेपी के लाभ और हानि के बारे में। शॉक थेरेपी से लाभ ये हुआ कि यह आर्थिक असमानताओं को हल करने का एक प्रभावी साधन बन गया और इसके साथ साथ ही उपभोक्ता की अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से बताने लगा। और इससे नुकसान ये हुआ कि इसने पर्याप्त और तीव्र आय असमानता पैदा कर दी और बेरोजगारी बढ़ा दी, जिससे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अब आर्थिक स्थिति खराब होने से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों स्थिति पर बहुत बुरा परिणाम पड़ा। शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और राज्य का पूरा नियंत्रित ढांचा हिल गया। यहाँ तक कि 90% उद्योग धंधों को निजी कंपनियों को बेच दिया गया, वो भी बहुत कम दामों में। दूसरा, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई और मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। तीसरा, पुराने व्यापारिक ढांचे के स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई। चौथा, खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्था और समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया, जिससे अमीर गरीब की खाई और ज्यादा बढ़ गई। पांचवा, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण के कार्य को कोई महत्व नहीं दिया गया, जिसकी वजह से संसद एक कमजोर संस्था हो गई और न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित नहीं हो पाई। छठा है, ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का आधार बना खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु। इनके साथ ही संघर्ष और तनाव की स्थिति भी हो गई, जैसे बहुत सारे गणराज्यों में गृह युद्ध और बगावत हुई। इन देशों में बाहरी ताकतों ने दखलबाजी बढ़ा दी। बहुत सारे हिंसक अलगाववादी आंदोलन भी चले और मध्य एशियाई गणराज्य में पेट्रोलियम के तेल बड़े भंडारों के कारण बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी लड़ाई का अखाड़ा बन गया। अमेरिका इस क्षेत्र को सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था और रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता था। इसलिए रूस का मानना था कि इन्हें रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। और इधर चीनियों ने भी सीमावर्ती क्षेत्र में आकर व्यापार शुरू कर दिया। तो इन सब का निष्कर्ष ये निकला कि साम्यवाद के पतन ने संक्रमण चरण को गति दी। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करना जरूरी था, जिसमें सोवियत काल के दौरान विकसित किसी भी संरचना को खत्म करना था। शॉक थेरेपी ने इन अर्थव्यवस्थाओं के भारी अभिविन्यास में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया। रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाएं शॉक थेरेपी से तबाह हो गई, क्योंकि रूसी मुद्रा रूबल का मूल्य बहुत कम हो गया और मुद्रास्फीति की उच्च दर के कारण लोगों ने अपना सारा पैसा खो दिया और सामुदायिक खेतों के खत्म हो जाने से लोगों ने अपनी खाद्य सुरक्षा भी खो दी। लेकिन इधर भारत के संबंध रूस के साथ गहरे हो गए। भारत और रूस के संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है, क्योंकि ये संबंध जनता की अपेक्षाओं से मेल खाता है और रूस और भारत दोनों का सपना बहुत दूरवे विश्व का है।